Hello friends, welcome to CUT Mitra. So today we are going to have the third class of legal studies which is about judiciary part 3. है ना, सभी हम लोगों ने क्लासेस में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। हम लास्ट टू क्लासेस में वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ जुडिशरी, द आइडिया ऑफ जुडिशियल पावर, जुरिसडिक्शन, ठीक है। साथ ही साथ किस तरह के लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है इंडिया में। प्लस वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू कि कैसे इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है फंडामेंटली इन अ जेनरिक सेंस। आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसको। देन क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी भी लेवल ऑफ जुडिशरी में जज बनने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब जो पार्ट्स बच गए हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस, उसको समझ लें। थोड़ा सा मैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा, उसको समझ लेंगे। वी विल कवर द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मेजर कुछ चीज़ें हैं। इसे कंप्लीट करके हमारा जुडिशरी पे सारी की सारी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपको अपने CUT पेपर के लिए बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, CUT के पेपर में, खासतौर पे लीगल स्टडी के पेपर में, सवाल जो है एकदम डीप पूछ लिए जाते हैं। पैराग्राफ पूरा उठा के दे देंगे तो आपको अच्छी समझदारी होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहला, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज़ स्टार्टेड। उसमें डिबेट्स क्या हैं और उसको ट्रेस किया जाए। एज यू कैन सी दिस पर्सन हेयर, ही इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड हिज नेम वाज मिस्टर MC सेतलवाड़। ही इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। और इन्होंने क्या किया था इन हिज रिपोर्ट, ठीक है, इन द 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट इशू को आइडेंटिफाई किया था। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज कि जैसे जजेस अभी अपॉइंट होते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी in the appointment of judges that is going to compromise the entire process of impartiality of the judges, ठीक है। ये एक इशू बन सकता है एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल, रीजनल एंड कम्युनल इन्फ्लुएंस, है ना, ये हो सकता है। मतलब क्या होगा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट और जो रिजेक्शन था वो ऑफन इन चीज़ों से निकल के आ रहा था। दैट इज वाई ही सेड दैट वी नीड टू हैव बेटर कंसल्टेशन प्रोसेस। मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर जजेस को अपॉइंट किया जा सके। सो जुडिशरी में जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये चैलेंज आज आ रहा हो। वे बैक इन द 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, है ना, चेयर्ड बाय MC सेतलवाड़, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, इन्होंने भी इस इशू को दिखाया था कि ये इशू किस तरह से क्रिएट हो सकता है। और फिर इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर जो आइडिया दिया गया दैट देयर मस्ट बी एनहांस्ड कंसल्टेशन, है ना, ये जो आइडिया दिया गया, इसी को बेस बनाकर आगे चल के कैसे जुडिशरी में इंटीग्रिटी रहे, कैसे जुडिशरी इम्पार्शियल रहे, इसके ऊपर बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारे सामने आते हैं। सो व्हाट हैपेंड कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे, सो फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक अबाउट द ईयर 2024, राइट, और अगर हम इसको देखें तो आज जो हमारा जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ केसेस ऑल्सो नोन एज द 3 जजेस केस। इसमें जो तीसरा केस था दैट वाज नॉट precisely a case based on confrontation, adversarial nature का नहीं था। The third judge's cases was a matter of presidential reference in one way or the other, ठीक है। तो ये पहला जज केस क्या था, फर्स्ट जज केस केम इन 1981। और इस केस में मेजरली क्या बात कही गई, इस केस में कहा गया दैट व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स एग्जीक्यूटिव टू अपॉइंट द जजेस। तो इसको मैं थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूँ कि ये मैटर है क्या। देखिए, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू अपॉइंट जजेस। जैसे कि एक आइडिया होता है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, द पीपल विल अपॉइंट, ठीक है, लोग क्या करेंगे, दे विल सेलेक्ट द जज। अब देखो, जहां कहीं भी ये सिस्टम चलता है, खासतौर पे लोअर लेवल ऑफ जुडिशियल हायरार्की में, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द मेजॉरिटी विल। सो जुडिशरी कांट फंक्शन इट्स और परफॉर्म इट्स फंक्शंस इन अ बेटर मैनर। सेकंड इज दैट द लेजिस्लेचर मस्ट अपॉइंट, कि जो हमारा लेजिस्लेचर है इसे अपॉइंट करना चाहिए। इफ वी आर मेकिंग द लेजिस्लेचर अपॉइंट द जुडिशरी, देन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ जियोपर्टाइजिंग नेचर, कि अब जो लॉयर मेकर्स चाहेंगे वही होगा। लॉ मेकर्स चाहे तो अच्छा कानून बनाए, लॉ मेकर्स चाहे तो खराब कानून बनाए। एंड द थर्ड मेथड इज कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करे। आम तौर पे दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट
अगर आपको इन दोनों में चुनना हो, सो पीपल यूजुअली थिंक कि एग्जीक्यूटिव के पास गवर्नमेंट के बिजनेस को रन करने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, दैट इज वाई वी मस्ट हैव एग्जीक्यूटिव बेस्ड अपॉइंटमेंट। तो इंडिया में भी क्या था, यही सिस्टम था, लेकिन डिबेट चल रहा था। तो 1981 जो फर्स्ट जज केस है उसमें कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, कोर्ट ने कहा कि यस देयर इज द प्राइमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब जब अपॉइंटमेंट की बात होगी तो एग्जीक्यूटिव जो कहेगा, यानी प्रेसिडेंट जो कहेंगे, इन अदर वर्ड्स वॉट एवर दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही बात को सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो ये जो बैलेंस था ना, दिस बैलेंस शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये सिस्टम लगभग क्या चला, ये सिस्टम चला लगभग 12 साल तक, है ना। इसने प्रेसिडेंट को ये राइट दिया कि अच्छे रीजन, सूटेबल रीजंस के बेसिस पे वो चीफ जस्टिस जो नाम रेकमेंड करेंगे उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल में फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव ने अपने हिसाब से अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, 1993 में सेकंड जजेस केस आता है, और तब तक जुडिशरी ये बात समझ गई थी कि अगर हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पर ओवर रिलायंस किया, है ना, एग्जीक्यूटिव पर ज्यादा भरोसा कर लिया, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये लोग अपने हिसाब से ऐसे ही देश की जुडिशरी को चलाते रहेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, it is not the legislature that is feared the most when it comes to the liberty of the individuals or the possibility of violating the liberty of the individual। कि जब ये बात होती है ना कि कौन इंडिविजुअल की लिबर्टी को सबसे ज्यादा आहत या आघात पहुंचा सकता है, उसे नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, सो इट इज नॉट द लेजिस्लेचर पर से विच पीपल थिंक अबाउट, इट इज मेजरली द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सेकेंड जज केस आते हुए क्या हुआ, वापस जजमेंट में बैलेंस किसके फेवर में गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के फेवर में चला गया, और कहा गया कि अंत में लास्ट में क्या होगा, सीजेआई का ओपिनियन फाइनल होगा। हालांकि इसमें यह भी कह दिया कि सीजेआई अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे, सीजेआई विल बी टेकिंग द डिसीजन आफ्टर अ कंसल्टेशन प्रोसेस विद अदर जजेस। इफ यू गो बैक, जो बात की गई थी दैट वी नीड टू हैव बेटर कंसल्टेशन, इसी बात को सेकंड जजेस केस में भी दिखा दिया गया। लेकिन इसने किया क्या, इसने एग्जीक्यूटिव के रोल को काफी ज्यादा कम कर दिया। फाइनली कम्स द थर्ड जजेस केस 1998, और यहां पर भी फिर से कंसल्टेटिव प्रोसेस को ही आगे बढ़ाया गया, और ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट का डिसीजन होता है या उसका जो प्रोसेस है, दैट इज इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें कई सारे जजेस इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट जजेस केस balance shifted to executive, the second judge's case 1993 balance shifted back to judiciary, and the third judge's case we get the idea of balance shifting towards judiciary with the emphasis on that the appointment process is actually integrated participatory consultative process। यहां से आपका एक सवाल बनेगा जिसको आपको दिमाग में रखना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद क्या होता है, दैट वी फाइंड दिस न्यू सिस्टम डेवलपिंग। नाउ व्हेन दे से that there will be CJI plus other judges, है ना, जब ये आर्ग्यूमेंट आता है, and there is a question that what is this, है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ। So the meaning is that this is known as the collegium system। ठीक है, ये क्या है, it is known as the collegium system, and always remember the term collegium or collegium system as such, it is not mentioned anywhere in the constitution। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली नहीं इंडिकेट कर रहा कि ये प्रोसेस से चलेगा, इवन दो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, ये हम बोल सकते हैं। और कई बार क्या किया गया है, इसे क्रिटिसाइज किया गया है कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी की कमी यहां पर नजर आती है, दैट यू पीपल आर नॉट ट्रांसपेरेंट एनफ टू शो कि आप किस बेसिस पे किसी भी जज को अपॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, with time and especially by 2014 एक डिमांड चल पड़ी that we must have some kind of, let's say, a unique method, right, some kind of, yeah, good evening, I have seen you, है ना। तो some kind of we need to have a reform system in place, meaning what, कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है, the idea of responsibility है, इसको चेंज किया जाए। and why not let us begin with this process कि हम इसे रिफॉर्म कर दें। एंड रिफॉर्म क्या था, दे सेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट प्रोसेस लेट्स हैव अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और फिर 2014 में एक अमेंडमेंट आता है, द अमेंडमेंट इज द 99th अमेंडमेंट एक्ट, और उस 99th अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसका मेन एम था
कि ये जो कोलेजियम सिस्टम है इसको हटा दिया जाए, वी मस्ट नॉट हैव दिस सिस्टम, और हम क्या करें, कोलेजियम की जगह एनजेएसी के सिस्टम को लेके आए। प्लस 2015 में लेकिन क्या हुआ, इस जजमेंट में 99th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर दिया गया। सो लेट्स लुक इनटू इट कि ये क्या था, सो दैट वी आर एबल टू मेक अ बेटर सेंस। जब हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करते हैं तो उसमें था क्या, नंबर वन, देयर वाज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। अब सिंपल सी बात है, अगर जुडिशरी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो हु इज गोइंग टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या थे, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन थे। देन देयर वर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जाहिर सी बात है, अब अगर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की बात है तो जाहिर सी बात है, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये क्या थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, मतलब ये अपने आप पदेन होंगे, ठीक है, इन्हें खुद बना दिया जाएगा। देन देयर वाज एक्स ऑफिशियो मेंबर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आमतौर पर इन्हें आप लॉ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, ये भी इसके मेंबर होंगे, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री जो डील करती है लीगल एस्पेक्ट से वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। देन there was a provision of 2 members further getting into the this committee. now वो 2 individuals क्या थे, वो सिविल सोसाइटी से होंगे, और उनमें से एक या तो शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, ओबीसी से हो, ठीक है, माइनॉरिटी से हो या विमेन से हो, जिन्हें एक पैनल नॉमिनेट करेगा। अब ये पैनल क्या है, इन 2 को नॉमिनेट करेगा। पैनल किससे बनेगा, नंबर 1 विल हैव द चीफ जस्टिस अगेन, देन प्राइम मिनिस्टर and leader of the opposition or the leader of the single largest party in the लोक सभा, ठीक है, ऑपोजिशन या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। तो ये कमिटी जो है इसके बेसिस पे, इनके रिकमेंडेशन से हमारे जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, उनका ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। सो वेदर इट इज अपॉइंटमेंट, वेदर इट इज प्रमोशन, वेदर इट इज ट्रांसफर, ये डिसीजन क्या होगा, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन है दैट ओके फाइन, ये तो स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, जैसे ये हो गया हमारे पास जुडिशरी हो गया, यूनियन मिनिस्टर और पीएम हमारे पास हो गए एग्जीक्यूटिव, ये हमारे पास हो गया लेजिस्लेचर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, ये हमारे पास सिविल सोसाइटी भी हो गया। सो वी हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर अथॉरिटी और द वॉइसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें एक इश्यू भी था, जैसे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या नजर आता है, जब हम एनजेएसी की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया किस पे हो रहा है, नंबर 1 सीनियोरिटी पे हो रहा है, प्लस कुछ जजेस को उनके मेरिट या स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अपॉइंट करने की बात चल रही है। हाँ, अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे किसी भी जज के नाम पर कोई भी 2 मेंबर्स वीटो कर देते या नहीं मानते तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो इसमें एक 2 मेंबर्स के वीटो का भी यहां पे रिकमेंडेशन था। द मोमेंट वी कंपेयर्ड विद द कोलेजियम प्रोसेस, इसमें क्या नजर आता है, द कोलेजियम प्रोसेस टेल्स दैट मैक्सिमम वे द अपॉइंटमेंट इज डन इज थ्रू सीनियोरिटी, एंड ये प्रैक्टिस लगभग 30 साल से, so people are already aware about, है ना, जुडिशरी में लोग जानते हैं। फाइनली क्या होता है, इन द ईयर 2015, 14 में तो ये अमेंडमेंट आया, 2015 में देयर वाज अ केस, ठीक है, और उस केस में 4:1 यानी 4 जजेस फेवर में थे, एक अगेंस्ट थे जजमेंट के, 4:1 से कोलेजियम सिस्टम को वापस अपहेल्ड कर दिया गया, है ना। दिस वाज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं सिंपल में, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, इन्होंने ये केस लड़ा था, एंड दे केम टू दिस कंक्लूजन इन दिस केस कि कोलेजियम सिस्टम इज स्टिल द बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू दी सो कॉल्ड एनजेसी स्ट्रक्चर विच इज बीइंग इम्पोज्ड अपॉन अस, ठीक है। सो ये जो मेन केस था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि देखिए है क्या, थ्रू द एनजेएसी द एग्जीक्यूटिव इज ट्राइंग टू इंटरवीन इन द जुडिशियल मैटर्स, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अलाउ नहीं करता है। सो द एंटायर एनजेएसी, है ना, दिस इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये बोला गया, और इसको बेस बना के 2015 में इस केस में एनजेसी को और 99th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, एंड वापस से कोलिजन सिस्टम यहाँ पे लागू हो गया।
इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको पढ़नी है दैट इज द आइडिया ऑफ जुडिशियल ट्रेनिंग इन इंडिया। अभी बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आपको केवल 3 से 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। सवाल यहाँ से भी आ सकते हैं। सबसे पहला आपको जान लेना है, नंबर 1 हमारे पास है एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है। वी हैव अ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द नेशनल जुडिशियल एकेडमी, ऑलवेज रिमेंबर इसे स्टैब्लिश कब किया गया है, 1993 में। ये कहाँ है, भोपाल में है। हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली में है। इसका पर्पस क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और ऑफिसर्स हैं उन्हें कैसे ट्रेन किया जाए, ठीक है, ये इसका पर्पस है। व्हाट आर द मेजर फोकस एरियाज, जुडिशियल रिफॉर्म, रिसर्च सपोर्ट, एफिशिएंसी कैसे बढ़े, फेयरनेस कैसे आए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और डिसीजंस में, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। सो दिस इज द नंबर 1 इज नेशनल जुडिशियल एकेडमी। देन इसी के साथ आपको एक और चीज समझनी होती है, वो है नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें अलग हैं, हम यहाँ पे एकेडमिक फ्रेमवर्क से आगे जा रहे हैं। ये 2006 में लॉन्च हुआ था और ये जुडिशियल एजुकेशन देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, साथ में स्टेट जुडिशियल एकेडमीज में भी इसका पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग काम करते हैं। इनका मेथड क्या है, थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, ओरिएंटेशंस, वर्कशॉप से, सेमिनार्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क समझा दिया है ना, सब्सटैंटिव लॉ, जस्टिस में थोड़ा समझा दिया। तो यहाँ से ये लोग स्ट्रेटेजिकली कैसे जुडिशियल एजुकेशन पहुंचे इस पे काम करते हैं। देन देर आर सम स्पेसिफिक इनसाइट्स अबाउट द ट्रेनिंग कंपोनेंट्स। सो कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप होगी, है ना, सेमिनार्स होंगे, और ऑनलाइन स्किल्स के रजिस्ट्री के माध्यम से कैसे एक्सेस को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जुडिशियल डिसीजंस में, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एनजेए, अगर इसका हम एक रोल देखें तो देखिए सबसे पहला इसका की इम्पैक्ट क्या है कि जुडिशरी के जो स्किल्स हैं उसे कैसे हम अपग्रेड करें। देखिए है क्या, अगर हम आज भी 1950s के हिसाब से सोचेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला। लाइक आई रिमेंबर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज अबाउट टू रिटायर है, मतलब अब आ ही गया उनका दिन रिटायरमेंट का, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था। पहले क्या था कि जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ, मान लीजिए कोई लेट्स से somebody is imprisoned in some jail in Bombay or some city of Karnataka, और लेट्स से दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोई बंद है, राइट। अब जुडिशियल ऑर्डर जो है वो पास हो गया है। क्या पास हो गया है कि भाई साहब इसे रिहा कर दिया जाए, है ना, ये हो चुका है। नाउ देयर इज द क्वेश्चन है कि अब वो रिहा करने का ऑर्डर पास हुआ है, वो जेल पहुंचे या नहीं पहुंचे, इसको कैसे पता लगाएंगे। अब क्या होता है, एक्सेस बढ़ाने की बात है यहाँ पे। तो जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ ने बताया कि एक्सेस को कई तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, यू कैन हैव मल्टीपल मेथड्स फॉर एक्सेस डेवलपमेंट। जैसे अभी क्या करती है हमारी जुडिशरी, यहाँ ऑर्डर पास हुआ एंड इट इज इंश्योर्ड कि उस जेल में और वो जो थाना है और जो उस मामले से जुड़े हुए सारे ऑफिसर्स हैं उनके पास तुरंत किसी तरह सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों से ये ऑर्डर पहुंच जाए और आदमी को रिहा कर दिया जाए। सो व्हाट इज कमिंग हियर इज कि कैसे हम अपने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर करें, लर्निंग कैसे बढ़ा के रखें, जुडिशियल ऑफिसर को कैसे बेहतर इक्विप किया जाए, ताकि वो जो इवॉल्विंग लीगल चैलेंजेस हैं, एक्सेस टू जस्टिस के चैलेंजेस हैं, इससे निपटने में वो आराम से अपना जीवन करते निभाते हुए, अपने काम को निभाते हुए उसे फुलफिल कर सकें। मतलब फंडामेंटली द आइडिया इज दैट इन व्हाट मैनर कैन वी ट्रेन द जुडिशियल ऑफिसर्स plus the judges of the Supreme Court and the High Court, and following the national judicial education strategy at the district and the state level, how can we ensure that there is more and more growth towards justice of the judicial system in India, है ना, कि लोकतांत्रिक भारतीय परंपरा को फॉलो करते हुए न्याय के माध्यम से कैसे लोगों तक न्याय पहुंचे, कैसे न्यायपालिका उस तरफ आगे बढ़े, कैसे हम ट्रेनिंग दें, कैसे एजुकेशन को बेहतर करें कि ज़्यादा तरीके से ये इक्विप हो सकें और इन चैलेंजेस को सामना करने में ये सक्षम हो सकें। तो ये इसका आइडिया है जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी का। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इस पे सवाल आ जाता है और एक इस पे सवाल आ जाता है। ये दोनों आपके समझने के लिए अगर सवाल आ गया तो इसको भी आप लोग आराम से हैंडल कर लेंगे। नाउ द सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर दिस इज द आइडिया ऑफ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस। नाउ सी, इस पे हमने थोड़ी बहुत बात कल की क्लास में कर ली थी। When it comes to the रिटायरमेंट एज, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग है। क्या अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी एज है, 65 ईयर्स। हाई कोर्ट में कितना हो गया, 3 साल कम कर लीजिए, वी हैव 62 ईयर्स। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात है उसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज बने हुए हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे एक स्पेसिफिक सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी को रिटायर किया जाता है। अब ये बात जरूर है दैट मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि हाई कोर्ट में
पहले क्यों रिटायर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाद में क्यों रिटायर हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको बराबरी रखा जाए, विच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। बट माई टेक इज़ दैट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते एज ऑलरेडी काफ़ी क्रॉस हो जाती है, सो इसको थोड़ा ऊपर रखना अच्छी बात है। हालांकि ये जो डिबेट मैंने आपको अभी बताया, इस डिबेट पे हमारे पास दो बड़े प्रपोजल्स भी हैं। पहला क्या आपको ध्यान रखना है, द 114th अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या था कि प्रपोज किया गया कि हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज को 62 से क्या कर दिया जाए, 65 साल कर दिया जाए। ठीक है, एक ये आर्ग्यूमेंट चला। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस आर्ग्यूमेंट के साथ एक और चीज़ आगे बढ़ के आई कि क्या इसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि आप जरा पता लगाइएगा कि 114th अमेंडमेंट बिल के साथ क्या हुआ। मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा जाके इसको देखें कि इससे क्या किया गया है, किस लेवल से अप्लाई किया है कि नहीं किया, या इसको हटा दिया गया है। एक आपके लिए होमवर्क का सवाल है, आप मुझे बताइएगा, वरना मैं खुद आके आपको बता दूंगा कि ये कैसे इसमें एक डिबेट है। दूसरा क्या है हमारे पास, वेंकटचलैया कमेटी की रिकमेंडेशन से इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, 65 से 68 साल कर दिया जाए, ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर सकें। अब इस ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइडिया क्या था इसके पीछे कि क्यों एज बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला था कि देखिए दुनिया भर में जो बाकी देश है ना, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या एपेक्स कोर्ट के जजेस जो हैं वो बड़े लंबे समय तक सेवाएं देते हैं। दूसरा क्या था कि अगर आप बड़े स्तर पे जजेस के बारे में सोचें तो उनको एक्सपीरियंस गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर ये टाइम हम दें, अगर इसको अलाउ करें, तो बहुत सारे ऐसे जजेस जो हाई कोर्ट में जज हैं या बहुत सारे एमिनेंट सीनियर लॉयर्स, वो भी चाहेंगे कि उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इसमें पहुंच सकें। ठीक है, तो ये बात चली। तीसरा क्या था कि क्वालिटी ऑफ जुडिशियल सर्विस बेहतर हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा फाइन ट्यून्ड, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जजेस हमारे पास आएंगे तो क्वालिटी ऑफ जुडिशियल सर्विस बेहतर होगी, और इससे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये आर्ग्यूमेंट दिए गए। तो एक बार ना जरा हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सवाल आपका वहां से भी आ जाए। नाउ व्हाट इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड हियर, सी अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सो वहाँ पे कोई मैंडेटरी एज सच रिटायरमेंट एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट जजेस की। ज़रा सोचिए, हमारे यहाँ पे तो है, वहाँ इस तरह का उतना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 70। अगर उसके नीचे आप कनाडा की देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 75 की उम्र में रिटायर हो जाने चाहिए। यूके में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज क्या है, 75 है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी या तो 70 साल या फिर 12 साल उन्होंने अच्छा खासा काम कर लिया और सेवा दे दी हो तो उनको रिटायरमेंट कर दी जाती है। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम जजेस की एज को थोड़ा सा बढ़ा दें, है ना, ये बात आपको समझनी है। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये है कि व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी। अब आप लोग अपॉइंटमेंट प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस मैंने कल ही करा दिया था, डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं इस लेवल पर क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पीपल हैव द वॉइस। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट, है ना, जिसमें फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स दैट डिसीजंस आर टेकन इन अ कंसेंसुअल मैनर आफ्टर अ कंसल्टेटिव प्रोसेस, आफ्टर deliberations. Democracy means that it is a governance system which is not based on force or coercion or violence or might, है ना। ये हम इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके कई ट्रेट्स होते हैं। बट देर इज दिस वन कॉन्सेप्ट नोन एज द रूल ऑफ लॉ, है ना। ये मैं चाह रहा था आप लोग थोड़ा सा समझ लें, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। देखिए इस रूल ऑफ लॉ को अगर आपको समझना है ना, तो थोड़ा आपको मेरे साथ एक कहानी सुननी पड़ेगी। ठीक है, कहानी आपको इसलिए सुननी पड़ेगी ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ लें। देखिए कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में ना एक राजा थे। राजा का ये मानना था, जो आमतौर पे सभी राजा मानते हैं, कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। किंग जॉन, है ना, उनका नाम था। लेकिन होता यह है कि इंग्लैंड में तो एक और चीज़ थी। इंग्लैंड में बहुत समय से ही एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी भी पनप रही थी, जो एंशंट इंडिया में था ना एक टाइम पे, कि मल्टीपल स्कूल हैं फिलोसफी के, सांख्य फिलोसफी है, हिंदू फिलोसफी है, कई तरह की फिलोसफी स्कूल्स हैं। वैसे इंग्लैंड में भी नया नया सिस्टम पैदा हो रहा था। तो एक टाइम आया जब राजा के खिलाफ वहाँ के बैरन्स ने या सामंतियों ने, थोड़े ट्रेडर्स ने भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो बैड कि राजा को घुटने टेकने पड़े, इसे ऐसे ना समझ लीजिए। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या था
कि 1215 में a very unique document was signed. This document is known as मैग्ना कार्टा. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा कहते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप यूरोसेंट्रिक अप्रोच से पढ़ेंगे, मतलब वेस्ट की ही बात को सही मानेंगे, तो मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ना मैग्ना कार्टा में क्या हुआ, इसमें दो तीन बातें स्थापित की गई, दैट नोबडी इज अबव द लॉ, है ना, एंड लॉ इज सुप्रीम. ठीक है, सो एक आइडिया बन गया कि इवन किंग इज नॉट अबव द लॉ. ठीक है, एक आइडिया ये बना दैट लॉ इज सुप्रीम, है ना, ये आइडिया बन गया. अब जब ये आइडिया बना तो उसके बाद टाइम के साथ चीज़ें आगे बढ़ती गई, और इंग्लैंड में आफ्टर मेनी सेंचुरीज देयर केम अ पर्सन. ठीक है, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, है ना, ये आपको ध्यान रहेगा, आफ्टर लॉट ऑफ टाइम देयर केम अ पर्सन नेम्ड एवी डाइसी. इन्होंने एक किताब लिखी. ये थोड़ा ना चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे. ये इंग्लैंड में जो खराब हो रही थी सिचुएशन, इंग्लैंड में जो मैग्ना कार्टा की वैल्यूज का पतन हो रहा था, देयर वाज अ डिक्लाइन गोइंग ऑन, राइट. सो ही वाज वेरी एंग्री and he wrote this book known as the Introduction to the Study of the Law of the Constitution. And he said that what makes England different from other countries, or what used to make, ऐसे मान लो चिढ़े हुए थे ना, तो इनका कहना था कि जो चीज़ इंग्लैंड को बाकी दुनिया से अलग करती है, दैट इज द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, क्या था वो आइडिया? द रूल ऑफ लॉ. और इन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट क्या है? नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. ठीक है, पहला एस्पेक्ट क्या होता है रूल ऑफ लॉ का? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विच मीन्स नोबडी इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम, है ना, ये हो गया. दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी, ऑल्सो नोन एज इक्वालिटी बिफोर दी लॉ. और तीसरा उन्होंने कहा, बड़ा सा स्टेटमेंट है वो, आप सिंपल समझ लीजिए, दैट देयर इज अ लीगल स्पिरिट. ठीक है, एक लीगल स्पिरिट है विच इज प्रीडोमिनेंट, इट इज प्रीडोमिनेंट, एंड दिस लीगल स्पिरिट इज द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. मतलब कोई राजा आके ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ. वो लीगल स्पिरिट पहले से ही है और वहाँ से आज़ादी आ रही है. बट फंडामेंटल आइडिया था कि द लॉ इज सुप्रीम और लॉ के सामने सब बराबर हैं. ये तीन आइडियाज में डाले गए. तो यही चीज़ है कि आखिर क्या रिलेशन है बिटवीन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिटवीन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी. तो पहला क्या है? जुडिशियल रोल इन डेमोक्रेसी. अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी नहीं है तो आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती. लेजिस्लेचर जैसा चाहे वैसा करेगा, एग्जीक्यूटिव जैसा चाहे वैसा करेगा, पुलिस जैसा चाहे वैसे करेगी, ब्यूरोक्रेसी जैसा चाहे वैसे करेगी, पॉलिटिशियन जो चाहे वो करेंगे. जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट होती है तभी तो वो एग्जीक्यूटिव को कानून के अंदर ला पाएगी. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, है ना, पहला चीज़. सेकेंड क्या है? अगर मान लीजिए दोनों हैं आपके पास, तभी आप क्या करेंगे? रूल ऑफ लॉ को बढ़ा पाएंगे. मतलब क्या है? एक तरफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी का भी रजीम होना चाहिए. अब ये नहीं कि ज्यूडोक्रेसी बन जाए हम डेमोक्रेसी से. ठीक है, अगर जुडिशरी अकाउंटेबल भी है और इंडिपेंडेंट भी है, दोनों में एक बैलेंस है, तभी रूल ऑफ लॉ अच्छा बनता है. तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मिसयूज ना हो, इसीलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से आ रहा है. चौथी बात क्या ध्यान रखनी है? मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क्स को ऐसे बनाया जाए कि अपॉइंटमेंट, ऑन टेन्योर ड्यूटी और रिटायरमेंट या रिमूवल, ये सारे प्रोसेस कानून के अंतर्गत काम करें, ना कि किसी की मनमानी वहाँ पर हो, फिर चाहे वो जुडिशरी की मनमानी क्यों ना हो. एंड फाइनली पी सदाशिवन थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको रूल ऑफ लॉ को मनाना है, उसको इंश्योर करना है, डेमोक्रेसी को थ्राइव करवाना है, तो आपके पास जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए. तो ये हमारे पास एक इनपुट है जिसे हमें हमेशा समझने की कोशिश करनी है.
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिमूवल ऑफ जजेस के प्रोसेस पर। सो देर आर मल्टीपल वेज इन विच जजेस कैन बी रिमूव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में अलग होगा, इंग्लैंड में अलग होगा, इंडिया की जहां हम बात करें तो रिमूवल ऑफ जजेस के प्रोसेस को नाम दिया गया है इम्पीचमेंट, ठीक है। इसे हिंदी में महाभियोग भी कहते हैं। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे एप्लीकेबल है वही प्रोसेस हाई कोर्ट के जजेस पे भी एप्लीकेबल होता है। नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल? टू ग्राउंड्स। नंबर वन, मिसबिहेव किया हो, ठीक है, यानी अपना काम या अपने पोस्ट को मिसयूज किया हो, ऐसे समझ लीजिए। या फिर इनकेपेसिटी हो, मतलब वो इंसान अब केपेबल नहीं है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, ठीक है। इसको करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले हमारे पास एक सबसे बड़े लेवल पे तो सीजीआई आई गए वहां पे, या उनके बेसिस पे कोई जज बैठा, या फिर प्लस 2 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंप्लेंट। फंडामेंटली इट्स अ 3 मेंबर कमिटी। इंक्वायरी कमेटी इंटरनल जो है, आगे चल के इसमें स्पीकर का भी एक रोल आता है, पर अभी आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्वायरी कमेटी में, है ना, 2 जजेस रहेंगे, ठीक है, सीजीआई। अगर इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट में ये आता है कि हाँ देर आर पॉसिबल एंड सब्सटैंटिव ग्राउंड्स, ठीक है, किसकी इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो सीजीआई क्या रेकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट रेकमेंड करते हैं। देन आफ्टर दिस क्या होता है? देर इज अ रिगरस प्रोसेस दैट मस्ट अंडरगो थ्रू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? जो प्रपोजल है उसको सपोर्ट चाहिए एमपीज का। लोकसभा से 100 एमपीज और राज्यसभा से 50 एमपीज। जब तक ये दोनों, लोकसभा 100 एंड राज्यसभा 50, ये दोनों नहीं आ जाते तब तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाएगा। देन आर्टिकल 124(4) में ये भी कहा है कि कायदे से ये क्या निकल के आ रहा है? मुख्यतः ये है क्या? 2/3 मेजोरिटी इन द ईच हाउस इज नीडेड। जब ये हो जाता है, यानी लोकसभा से 100 मिल जाते हैं और 15 जो है वो आगे मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रपोजल के लेवल पे था कि हाँ रेकमेंड कर दिया, प्रोसेस शुरू हो। फिर फाइनली जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। स्टेप 1। स्टेप 2 में आ जाइए। जब इसकी बात होती है तो हमें पता लगता है कि ऑल राइट, नाउ वी नीड द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और अगर ये पास हो जाता है, देन द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली अनाउंसेस द इम्पीचमेंट प्रोसेस। एक है जस्टिस सौमित्र सेन, 2011 में आए थे, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए इनको इम्पीचमेंट के लिए बुलाया गया था, एक ये इशू था। और दूसरे हैं जस्टिस वी रामास्वामी, 1991 में कोशिश किया गया लेकिन मेजोरिटी नहीं ले पाए थे। तो होता क्या है कि इम्पीचमेंट इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है। लोअर लेवल पे फिर भी हो जाए, पर बड़े लेवल पर करना इसको मुश्किल होता है। जहाँ तक लोअर जुडिशरी की बात है तो ये जो जजेस हैं इनको इम्पीच किया जा सकता है, बट इन अ डिफरेंट सेंस। इनका इम्पीचमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, एंड दे आर यूजुअली रिमूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब आते हैं कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू पे। इसके ऊपर मैंने आपसे लास्ट क्लास में थोड़ी सी बात की थी। आज मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो फर्दर है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहला, जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास दैट इफ यू थिंक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू के आइडिया को हमेशा याद रखिएगा। ही सेड कि अगर आप पावर को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे देन योर इंडिविजुअल लिबर्टी इज ऑलवेज अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर। So if you want to take care of the individual liberties section, if you want this, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें इस पावर को डिवाइड कर देना चाहिए गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस में, जिससे क्या होता है? चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम पैदा होता है। अब जुडिशियल रिव्यू इसी सेपरेशन ऑफ पावर का नतीजा है। इसमें क्या होता है? कोर्ट्स के पास ये पावर आती है। द कोर्ट्स गेट द पावर टू एनालाइज एंड टू जज द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कि कानून कैसा बन रहा है और कानून को लागू कैसे किया जा रहा है। इसका स्कोप अलग अलग है। मान लीजिए हम यूएसए, फ्रांस, कनाडा की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू काफ़ी स्ट्रांग है। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इंग्लैंड, तो वहाँ जुडिशियल रिव्यू उतना स्ट्रांग नहीं है। लिमिटेशंस क्या है? देखिए, हर कंट्री ना अपने हिसाब से इसे देती है। जैसे ज़रूरी नहीं कि जिस लेवल का जुडिशियल रिव्यू वी फाइंड इन दिस इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू दिया जा रहा हो। सो वी नीड टू कीप दिस डिस्टिंक्शन इन माइंड। हाउएवर, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो चेक एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा।
दैट इज वाई द जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 14 से ही ये शुरू हो जाता है, बल्कि 13 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, नॉट द टर्म जुडिशियल रिव्यू बट जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ऐसा एक विजन उसमें दिया है जहां से जुडिशरी जो है अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को निकाल पाती है. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का एक आइडिया था, इसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर इट फर्दर. अब ये फंडामेंटली है क्या, अगर आप इसको हल्का सा केवल जानना चाहें, डिटेल में कल ही हम बात कर चुके हैं. फंडामेंटली क्या है सेपरेशन ऑफ पावर, जनरल आइडिया कि आपने क्या किया, गवर्नमेंट की पावर को 3 विंग्स में बांट दिया. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जुडिशरी लॉ इंटरप्रिटेशन और एडजुडिकेशन. देन आपने क्या किया, एक सिस्टम में ऐसा क्रिएट किया कि जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी को बैलेंस करेगा, और हमारे सामने आता है थर्ड कि लेजिस्लेचर जो है वो खुद बैलेंस होते हुए अगर एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ गया तो वो भी वहाँ से लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों को बैलेंस कर रहा है. मतलब 3 विंग्स जो हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. अगर एग्जीक्यूटिव हल्का सा काम खराब करता है तो जुडिशरी चेक कर देगा. अगर एग्जीक्यूटिव अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, कोई ऐसा कानून कोई इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है कि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी रोक देगी. अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना रहा है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसको रोक देगी. या फिर अगर जुडिशरी ऐसा कानून इंटरप्रेट कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स को क्रॉस करता है तो लेजिस्लेचर नया कानून बना के उसको रोक सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है. तो एक ये दिखता है. इसमें क्या होता है कि कोर्ट्स क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में भी इस काम को लेके आते हैं. जैसे कि अगर आप डिवीजन ऑफ पावर देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर से थोड़ा सा अलग है डिवीजन ऑफ पावर. ये क्या है, डिवीजन ऑफ पावर में बात होती है गवर्नमेंट के लेवल्स पे डिवीजन की. सो देयर इज अ फेडरल लेवल यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, एंड देयर इज अ प्रोविंशियल लेवल यानी कि राज्य सरकार. अब इनके बीच में भी पावर को क्या किया गया है, स्टेट पावर को डिवाइड किया गया है. कैसे डिवाइड किया है, फंडामेंटली हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, हम ये डिवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से मैटर्स वो हैं जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार कानून बनाएगी, एंड व्हाट आर दोज मैटर्स जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कानून बनाएगी. है ना, तो हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट डाल दी है. जैसे कि अगर फेडरल पावर्स को आप देखें तो लिस्ट है, उसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं. स्टेट की पावर्स को देखेंगे तो उसमें लिस्ट है, उसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं. इसे कभी कभी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 भी कहा जाता है. हालांकि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे दोनों गवर्नमेंट्स का इक्वल रोल है, उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. बट कभी कोई कानून बना जहां डिबेट होने की संभावना है, विवाद होने की संभावना है, तो ऐसे मामलातों में यूनियन का कानून हमेशा ऊपर रहेगा, बिकॉज इंडिया इज आफ्टर ऑल अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो इसमें क्या है, फेडरल पावर का एग्जांपल देख लीजिए. वी हैव नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये फेडरल पावर और यूनियन पावर. स्टेट पावर देख लीजिए, प्रिजन हो गया, जेल मेंटेन करना, लैंड हो गया, ये सब हो गया. और कॉन्करेंट में क्या हो जाएगा, जहां पे दोनों, जैसे मान लीजिए रिवर वैली है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है, ये सब. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी. लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, एंड जुडिशरी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास, हाई कोर्ट और ये सब नजर आते हैं. तो एक ये फंडामेंटल आइडिया था केवल आपके समझाने के लिए. अगर हम इसके हिसाब से अब जुडिशियल रिव्यू को देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली है. सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नंबर 1 कि फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्टेड रखा जा सके. नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हमेशा बरकरार रहे. कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको फैक्ट याद आएगा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसके नीचे हमारे पास बाकी नजर आते हैं. सेकंड क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, सो इट इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दोनों के पास है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि दोस कोर्ट्स आर नॉट द कोर्ट हैविंग एपेलेट जुरिस्डिक्शन. ऑलवेज रिमेंबर दिस. फोकस एरिया क्या है जुडिशियल रिव्यू का, 3 फोकस एरियाज. नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, नंबर 2 लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या कोई कानून जो बनाया गया है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के दायरे में आता भी है. मतलब अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसे वैसा कानून बनाने के लिए अलाउ करता भी है, पावर देता भी है. अगर स्टेट का लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, इतनी पावर दी है कि आप ऐसा कानून बना लें, या बस हवा हवाई मौड़ हुआ तो कानून बना दिया है ना.
एंड थर्ड इज फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस। क्या एग्जीक्यूटिव, अब इसमें सारा गिन लीजिए, फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेकर गांव में जो पटवारी बैठे हैं वो पूरा एग्जीक्यूटिव है। या ऐसे समझ लीजिए, हवलदार साहब एग्जीक्यूटिव हैं, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस एग्जीक्यूटिव है, पुलिस स्टेशन एग्जीक्यूटिव है, आईएसजी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये सब लोग क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्या एग्जीक्यूटिव जब कोई काम करते हैं तो क्या वो काम फेयर बेसिस पे होता है, इज देयर फेयरनेस? ये तीन प्राइम फोकस एरियाज हैं। यहां से आपका एक और सवाल बनेगा, व्हाट आर द थ्री प्राइम फोकस एरियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स. Number two, testing the legislative competence. And number three, testing the fairness of the executive actions. Now, what are the key constitutional provisions from where we get the idea of judicial review? है ना, कहाँ से निकलता है, किस तरह से हो पाता है इन actions का? First is article number 13. Article number 13 clearly states, any law which is in violation or which derogates fundamental rights will be declared null and void, ठीक है, to the extent of the violation. मतलब कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार को वायलेट करता हो, मतलब उसका उल्लंघन करता हो या उसको डेरोगेट करता हो, थोड़ा कमजोर करता हो, तो जितना एक्सटेंट तक, जितनी मात्रा में वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और जितनी मात्रा में उसको डेरोगेट किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, उस मात्रा तक सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि ये कानून इलीगल है. सो एक तो आता है आर्टिकल 13 से, ठीक है. इसके अलावा आर्टिकल 13 को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा. आर्टिकल 32 जो मैंने कल डिस्कस किया था उसमें 5 तरह के रिट्स हैं. हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियरारी है, एंड फाइनली वी हैव को वारंटो. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बस मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि हेबियस कॉर्पस है टू रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन. मैंडेमस इज कि आप अपना काम कीजिए. प्रोहिबिशन क्या है, लोअर कोर्ट को किसी एक काम करने से रोका जाता है, ठीक है. को वारंटो क्या हो गया कि अगर आपने बिना किसी लीगल बेसिस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का इस्तेमाल करके कोई पब्लिक ऑफिस पे कैप्चर किया है तो आप उस पोस्ट को छोड़िए. एंड सर्टियरारी है कि आप एक केस को अपने पास ट्रांसफर कर लीजिए फॉर द रिव्यू प्रोसेस. देन ये सब हो गया सुप्रीम कोर्ट वाला फंडामेंटली. आर्टिकल 226 यही ताकत देता है हाई कोर्ट्स को कि वो अपने जुरिसडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स को इंपोज करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, प्लस अदर पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इसी के साथ क्या हुआ है, लोकस स्टैंडाई का आइडिया है कि उसको एक्सपैंड किया गया है कि कोई इंसान जो डिसएडवांटेज्ड है, पुअर है, गरीब है, दिक्कतें झेल रहा है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा इंसान भी कोर्ट पहुंच सकता है. इसी में 3 चीजें आप देख लीजिए. सबसे पहला लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, बहुत सिंपल है. ये देखना होता है कि सेंटर और स्टेट अपने दायरे में रहकर कानून बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. आर्टिकल 246 में जो डिवीजन दिया गया उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कि वो ये इंश्योर करता है कि सेंटर स्टेट्स की बाउंड्री को क्रॉस ना करे और स्टेट्स अपने जुरिसडिक्शन को क्रॉस ना करें. दूसरा है फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शन. इसके 4 बड़े पैमाने होते हैं. सबसे पहला है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जो आप एक्शन ले रहे हैं क्या आप उसी एम को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं जिसके नाम पे आप एक्शन ले रहे हैं. जैसे मान लीजिए अगर एग्जीक्यूटिव बोलता है कि हाँ हमें जो है पीस मेंटेन करना है और वहां पे अचानक से रैंडमली हर घर से नौजवान लड़कों को उठाए जाने लगे, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी चेक होगी कि सही है कि गलत है. दूसरा है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि क्या आपने अपने एक्शंस उसी बेसिस पे लिए हैं जैसे गवर्नमेंट लेती आई है या आप एक नए तरीके से एक्शन ले रहे हैं. जैसे आजकल आप देखेंगे एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो यूपी में आजकल काफी चल रहा है जो आइडिया ऑफ द बुलडोजर. तो वहां पे अभी यही लड़ाई चल रही है कि इज इट एक्चुअली प्रोपोर्शनल, इज इट एक्चुअली बेस्ड ऑन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और नॉट. रीजनेबलनेस, मतलब आपका एक्शन फेयर और रीजनेबल, न्यूट्रल, इम्पार्शियल है कि नहीं है. एंड फाइनली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिंपल, देयर मस्ट बी फेयरनेस इन द डिसीजन. दूसरे पार्टी को प्लीज सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है. राइट टू बी हर्ड सबका अधिकार है. देन PIR, ये इसको हमने कल डिस्कस किया था, ये भी इसी का पार्ट है, एक्सपेंशन ऑफ लोकस स्टैंडाई. बट लेट मी एक्सप्लेन इट थोड़ा सा. ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना अभी, इसको मैं चाह रहा था इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा समझ लें ताकि एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो आपके पास अच्छा आंसर होना चाहिए. सबसे पहला द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. देखिए आ कहाँ से रहा है, देयर इज अ
मैक्सिम ऑडी अल्टरम पैटर्न, मतलब हियर द अदर साइड। तो इसका डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये एंश्योर करते हैं कि हर किसी के पास सुनवाई का अधिकार हो, डिसीजन होने से पहले उसे एक बार सुना जाए। क्योंकि अगर आप अलग अलग साइड को या ऑपोजिट साइड को नहीं सुन रहे हैं, दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द आइडिया ऑफ व्हाट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस और स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल जस्टिस। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, एक प्रॉपर पासपोर्टेड केस था, और इन्होंने कहा कि देखिए आपने मेनका गांधी को सुना नहीं तो आपने उनका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल वायलेट किया है, ठीक है। तो इससे उनकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर्ट हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो आर्बिट्ररी है, मनमाना है, एक ही तरह से किया जा रहा है, मतलब अपना माइट इज राइट के बेसिस पे किया जा रहा है, तो वैसे एक्शन से ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को बचाता है। दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ रीजंस, मतलब आपका क्लियर कट होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी का आइडिया है। सो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी निकल के आनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वाकई उसी एम के लिए कर रहे हैं जिसके लिए आप इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, या उसका अल्टीरियर मोटिव है, कुछ पीछे छुपी हुई बात है। यहाँ पर क्या होता है कि आर्बिट्ररी एक्शंस को रोककर एक अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को खड़ा किया जाता है। कोर्ट्स ये ध्यान देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऐसे करे कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और इससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है। थर्ड इज रीजनेबलनेस, मतलब लॉजिकल होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम जस्टिफिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शन। ये नहीं कि बस मन मुताबिक मुंह उठाया और मन किया कि आज ये घर तोड़ देना है, आज इसको अरेस्ट कर लेना है, आज उस घर पे कर्फ्यू लगा देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन, सम काइंड ऑफ रीजनेबलनेस इन योर आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होता है कि जो स्टेट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे, पब्लिक गुड की तरफ वो असाइन किया जा सके स्टेट को ओरिएंटेशन को, ये जुडिशरी इंश्योर करती है। कोर्ट्स अक्सर कहते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो एक आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं होना चाहिए, इससे इंडिविजुअल के राइट्स के साथ साथ डिस्क्रेशन के मिसयूज को रोका जाता है। देखिए डिस्क्रेशन क्या है, डिस्क्रेशन में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो डिस्क्रेशन टर्न्स इनटू ऑथोरिटेरियनिज्म। डिस्क्रेशन का मीनिंग हुआ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, विवेक के अधीन, मैं, मेरा मन है, मुझे लग रहा है ये सही है, मुझे लग रहा है वो सही है, ठीक है। अगर आपने किसी स्टेट ऑफिशियल को या स्टेट के किसी यूनिट को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो वो बहुत जल्दी ऑथोरिटेरियनिज्म में तब्दील हो जाता है। हिस्ट्री इसका गवाह है, वेदर इट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी सोवियत यूनियन, और वेदर इट इज द नाजी जर्मनी, और इवन फॉर दैट मैटर मेनी ऑफ द ऑथोरिटेरियन स्टेट्स इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। एंड फाइनली वी हैव द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि जो कोई भी पेनल्टी लगाई जा रही है वो इतनी ही लगे जितना बड़ा जुर्म हुआ है ना। अब जैसे मान लो तुम स्कूल में चीटिंग कर रहे हो ठीक है, एग्जाम में, और तुम्हारे टीचर आते हैं और एकदम हल्का सा तुमने चीटिंग किया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत तुमको डांट पड़नी चाहिए, या थोड़ा बहुत पेरेंट्स को बुला लिया। मान लो वो कहें कि नहीं इसको रेस्ट्रिकेट करते हैं, पूरा साल खराब कर देंगे, दैट इज अ बिग पनिशमेंट, राइट। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रोपोर्शनल पनिशमेंट। इससे क्या होता है कि ऑफेंस की जो ग्रेविटी है उसी के हिसाब से पनिशमेंट होता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि ग्रेविटी के हिसाब से काम किया जाए और इंडिविजुअल को बिना मर्जी बहुत बड़े दंड देने से बचाया जाता है, उसकी लिबर्टी बचती है। तो ये चार ऐसे प्रिंसिपल्स थे, मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा, तो ये आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं अपने फाइनल पार्ट पे, दैट इज द आइडिया ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। Now, what is this basic structure doctrine? Fundamentally, in order to understand it, let me just give you a mind map that think like this. We have one article in the Constitution, which is article number 368. Article 368 is about amending the Constitution. ठीक है, ये है। अब जब आपको मौका मिलेगा, आप लोगों का मन करे तो पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसके बारे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 को पढ़ेंगे, इट इज़ वन पार्ट नंबर 20 हेयर, एंड देयर इज ओनली वन आर्टिकल इन दिस। नाउ इट स्टेट्स कि देयर इज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो अभी इस लेवल पे आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लैंग्वेज ऐसा है कि व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम you will be able to understand this कि ये कुछ अलग सी बात लिखी हुई है। लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। आप अगर थोड़ा यहाँ आइए, देखिए फंडामेंटली क्या इट स्टेट्स दैट पार्लियामेंट मे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन
और रिपील ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन, ठीक है, ऐसे समझिए। सो पार्लियामेंट को एक ताकत दे रहा है आर्टिकल कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट लिखा है मे अमेंड, पार्लियामेंट ये कर सकती है, मे अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें क्या है, प्रोविजन को लेके एक बात की गई है। प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हुआ, तीन चीजें हैं, जैसे पहला चीज है कि ऐड कर सकती है, थोड़ा बदल सकती है, या उसको रिपील कर सकती है ना। सो बाय वे ऑफ एडिशन, नंबर वन। सेकेंड इज वेरिएशन, दैट इज थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बदल दिया। एंड थर्ड इज रिपील, मतलब कि हटा दिया, ठीक है, कैसा है। और फिर पार्लियामेंट ये कैसे करेगी, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इट्स अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ मेजोरिटी, बट देर इज अ प्रोविजो एज वेल, ठीक है। अब इन एक्ट के बाद इसी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट, और मैं इसको लिख देता हूं दूसरे पेन से कि आप इस बात को समझ पाए, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड। ये जो लाइन है ना, सारा खेल यही है, यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक जड़ है। सो उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द एडिशन टू एनी प्रोविजन, आफ्टर द वेरिएशन इन एनी प्रोविजन या रिपीलिंग ऑफ एनी प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड, संविधान संशोधित हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द अमेंडमेंट प्रोसेस, देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस, एंड देर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट प्रोसेस। यानी अमेंडमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि पार्लियामेंट चाहे तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन की जगह नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। ये डिबेट जो था, यही बेसिक स्ट्रक्चर का डिबेट रहा। फिर एक प्रोविजो वाली भी बात है जिसमें पार्लियामेंट पहुंच सकती है लेकिन रिपील नहीं कर सकती है, ठीक है, वो भी इसमें बात लिख दी गई है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब डिबेट शुरू हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, तो आर्टिकल 368 के ऊपर एक इशू बन गया कि क्या लिमिटेशंस हैं इस पावर की, या ये पावर की लिमिटेशंस है ही नहीं। मतलब फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट ये आया दैट इफ यू थिंक अबाउट द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, सो देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड इट। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता है कि पार्लियामेंट आती है और अमेंडमेंट करती है, जैसा चाहे वैसे अमेंडमेंट करे। जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट कर देना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को ये ताकत दी जा रही है कि आइए किसी प्रोविजन में कुछ ऐड कर दीजिए, किसी प्रोविजन में कुछ बदल दीजिए, या किसी प्रोविजन को हटा दीजिए, और अमेंडमेंट हो गया। सो कल को अगर पार्लियामेंट चाहे और बोले कि हम फंडामेंटल राइट्स को हटाना चाहते हैं तो हटा दें। अगर कल को पार्लियामेंट चाहे कि नो नो, लेट अस रिमूव दिस आर्टिकल 246, आज से इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टेट्स होंगे, बाकी स्टेट्स हटा दो, सारा कुछ यूनियन करेगा, तो क्या कर दिया जाए ऐसा? अगर ऐसा ही मानना था कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, तो फिर उन्होंने ये बात क्यों लिखी कि एनी लॉ विच इज इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन। कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा, जितनी मात्रा तक वायलेट करेगा, वैसे कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। फिर आखिर उन्होंने ये बात क्यों लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 32 होना चाहिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट से एग्जीक्यूटिव आपको परेशान कर रहा है तो आपको बचाया जाएगा। मतलब ये है कि जब हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीमा को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्लियामेंट की ताकत को लिमिट किया है। और अगर उन्होंने बाकी जगह लिमिट किया है तो इस में भी तो कहीं ना कहीं लिमिट किया होगा ना, भले हमें दिख नहीं रहा होगा। और यही चीज नजर आई कि जब आप इस लाइन को पढ़ते हैं जो आगे लिखा हुआ है, आफ्टर द एडिशन वेरिएशन और रिपील द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड, तो ये पता लगता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर जो है वो लिमिटेड है। लेकिन ये बात शुरुआत में सबको समझ नहीं आई थी। शुरुआत में सबको लग रहा था कि नहीं, पार्लियामेंट की अमेंड करने की ताकत जो है वो अनलिमिटेड है, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसे अमेंडमेंट कर डाले। एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो एक तरफ हमारी लेजिस्लेचर आज़ाद हुई, पार्लियामेंट, हमारा एग्जीक्यूटिव आज़ाद हुआ, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी जुडिशरी भी तो आज़ाद हुई
क्योंकि ये तीनों लोग क्या करते थे, पहले अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। एंड इसीलिए जब इंडिपेंडेंस हुआ तो जुडिशरी ने भी अपना रास्ता तलाशना शुरू किया, लेजिस्लेचर ने भी रास्ता तलाशना शुरू किया, और बड़ा टसल रहा। इधर प्रधानमंत्री नेहरू जो है लैंड रिफॉर्म लेके जा रहे हैं, वहीं लैंडेड क्लास क्या कर रहा है, जुडिशरी पहुंच जा रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी, और लो लड़ाई शुरू हो गई। इधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं लेट्स हैव एफर्मेटिव एक्शन, वहीं लोग पहुंच जा रहे हैं इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी, लो जुडिशरी में लड़ाई शुरू हो गई। तो इतनी ज्यादा फाइट्स चल रही थी, इतना टसल चल रहा था ना, कि एक सिचुएशन ऐसा बन गया कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि यार अमेंडमेंट करके ना इस मामले को निपटाया जाए, और लगातार अमेंडमेंट होने लगे। बट देयर इज अ फैक्टर हियर, नेहरू वाज अ हाईली डेमोक्रेट पर्सन, लेकिन उनके बाद जो बड़ी लीडर आई आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड नेहरू, दैट इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थी अपने ओरिएंटेशन में। तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये लड़ाई अगर जीतनी है तो जुडिशरी की पावर को कम करना है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया। दिस अमेंडमेंट इज 24th अमेंडमेंट। ये 1971 में हुआ, और उन्होंने कहा कि लड़ाई किस बात पे है, लड़ाई आर्टिकल 13 से निकल के आ रही है, जहाँ पे ये लिख दिया है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। और 368 में है कि हम जैसा चाहें वैसा अमेंडमेंट कर डालें। ऐसा मानना है, पार्लियामेंट का मानना था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ऐसा मानना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, 24th अमेंडमेंट में एक जादू कर दिया गया। उन्होंने कहा आर्टिकल 13 की कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होगी। मतलब अगर आर्टिकल 368 में कुछ बात लिखी है दैट इज अबाउट अमेंडमेंट पावर्स, तो उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। यानी पार्लियामेंट चाहे जैसा अमेंडमेंट करे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को क्यों ना बदल दे। और दूसरा उन्होंने लिख दिया कि आर्टिकल 368 में लिखी हुई कोई बात आर्टिकल 13 पर लागू नहीं होगी। अब इसमें खेल क्या हो गया कि पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास करके, है ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखा, आर्टिकल 13 क्या है, फिर बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। आर्टिकल 368 क्या है, ये अमेंडमेंट के बारे में है, सिंपल इतना समझो। आर्टिकल 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होगी, यानी कानून बनेगा और अगर अमेंडमेंट की ताकत का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को बदला जा रहा है तो उसे गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकेगा। यही इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि अगर 13 इस पे लागू होता है तो अगर आप अमेंडमेंट की पावर इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे आप। लेकिन जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, दोनों आर्टिकल्स को बदल दिया, अलग कर दिया, तो पार्लियामेंट बच गई। और सेम ऐसी बात यहाँ लिख दी गई कि अमेंडमेंट जब हम करेंगे तो हम जैसा चाहें वैसा अमेंडमेंट कर डालें। इसी मुद्दे को उठाकर एक इंसान थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जो सबसे लैंडमार्क केस बना वो था केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशव नंदा भारती ने एक बड़ा कमाल का आर्ग्यूमेंट दिया, आइए उसको भी जरा समझते हैं कि वो था क्या आर्ग्यूमेंट। केशव नंदा भारती ने बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हो सही है, अब जरा मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दो। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बड़ा सुंदर सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जैसा चाहे, ठीक है, ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ यू आर टेलिंग मी ऑनरेबल पार्लियामेंट एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि आपने ये अमेंडमेंट कर दिया है कि आप जैसा चाहे वैसा अमेंडमेंट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी जगह में जैसा चाहे वैसा अमेंडमेंट कर सकती है, फिर चाहे वो यूनियन एंड टेरिटरीज हो, सिटीजनशिप हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा अमेंडमेंट कर देगी। पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर अनलिमिटेड है, ये आपने बोल दिया। अब केशव नंदा भारती ने एक सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। वैलिड क्वेश्चन है। अगर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर अनलिमिटेड है तो इसकी जरूरत ही क्या है। भाई इंग्लैंड की तरह रहते हैं, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, देश चलेगा। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट कैन बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट इन एनी मैनर एज दे वांट इट।
एंड देन ही आस्क्ड अ सेकंड क्वेश्चन कि अगर ऐसा नहीं है, दैट देयर इज समथिंग विच रिमेन्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीजें आखिर क्या हैं? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, वो कौन से ऐसे थॉट्स हैं, और वो कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, विजन है, जिसे पार्लियामेंट अमेंडमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए भी बदल नहीं सकती. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in the Keshav Nand Bharati judgment. And in that judgment, the Supreme Court said that yes, the power to amend the constitution is with the parliament. Fact number 1. Constitution को amend करने का power parliament के पास है. Fact number 2. The parliament has the power to amend any part of the constitution. Parliament चाहे तो constitution के किसी भी part को amend कर सकती है, whether it is fundamental rights or DPSP. Fact number 3, they said that yes, जब पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर का इस्तेमाल करती है, सो इट्स अ स्पेशल पावर, वो कोई ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर नहीं है. आप जब आम कानून बनाते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बना रहे हैं, बट व्हेन यू आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा अलग है ना. जैसे मान लीजिए रोज खाना खाते होगे दाल चावल, तो वो नॉर्मल है. घर में पकवान बन रहे हो तो उसे अलग खाना मानते हो ना, वही चीज है. बट देन दे सेड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इज सुप्रीम, इवन दो ये सच है दैट पार्लियामेंट हैज द अमेंडिंग पावर. द पार्लियामेंट, एंड आई टोल्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, द पार्लियामेंट इज नॉट इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ताकत है नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है. सो in name of amending the constitution, parliament cannot alter certain things which are natural. Parliament cannot change certain things which are permanent. Parliament cannot modify or amend certain things in a negative manner which are beyond its reach. In other words, parliament cannot alter the basic structure. And what is basic structure? ये आर्टिकल 368 से ही निकला. For your CUT examination purpose, values like secularism, democracy, federalism, balance between fundamental rights and DPSP, dignity of individual, the amending power itself, and later on the power of judicial review. All these things are part of the basic structure. Basic structure is eternal. It is beyond the reach of parliament. So parliament can amend the constitution, but it cannot alter the basic structure. पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है. ये किस जजमेंट में आया? केशवानंद भारती केस 1973, 24th of April 1973. So this is the idea of the basic structure as far as your CUET paper or CUT level is concerned. So this was from my side on the topic judiciary. In the next class, we will move to the next topic. So we have completed the entire judiciary in 3 parts. I have given you some homeworks in the class as well. I want all of you to go through this lecture and the previous lecture. I will see you all very soon in the next class. Thank you.